वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 96 क्वेश्चन देखते हैं। कोई बल्लेबाज है, इसके द्वारा क्रिकेट की गेंद को करने पर गेंद क्या होता है, समतल जमीन पर लुढ़कती है और कुछ देर बाद लुढ़कने के पश्चात गेंद पर रुक जाती है और गेंद रुकने की जो धीमी गति होती है, गेंद रुकने के लिए जो धीमी होती है, इसका कारण पूछा गया क्यों। व्हेन अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल, the ball rolls on a flat ground. After beating some distance, it stops at the center. The ball slows down to stop because. अब इसके कारण बताने हैं। तब गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है, या तब गेंद पर गति की दिशा में एक बल कार्य कर रहा होता है, या फिर तब गतिमान गेंद को अचानक रोक दिया जाता है, या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए, वो गेंद इसलिए धीमी हो जाती है क्योंकि तब गेंद पर गति की दिशा के ही विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। अब इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए हैं। जो वेट है, वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा, लेकिन जो उसका मास है, द्रव्यमान है, वो वही रहेगा। या फिर सेकंड ऑप्शन है, वस्तु का भार बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, लेकिन जो मास है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है, जो उसका वेट है वो शून्य हो जाएगा, लेकिन जो मास है वो बढ़ जाएगा, और जो वस्तु का भार है वही रहेगा लेकिन मास बढ़ जाएगा या द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए देख, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से गायब होगा या नहीं होगा तो उस वक्त क्या होगा कि जो वस्तु है, इसका जो भार है, जो वेट है, वो शून्य हो जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा। याद रहेगा, ऐसे प्रश्न आरओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बन सकते हैं, रीजन भी पूछा जाता है, तो तैयार रखिएगा। ओके, 98
98 क्वेश्चन देखिए, यदि आधा लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार कर लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होगी? इफ एन अनसैचुरेटेड सुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 grams of sugar in half liter of water, then which of the following parameters of this solution will remain the same? पहला है द्रव्यमान, सेकंड है आयतन, थर्ड इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सांद्रता है, और डी है घनत्व या फिर डेंसिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि जब भी असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाएगा तो इसमें से आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है ये भी जो द्रव्यमान से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, ठोस द्रव गैस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, विलेय क्या है, विलायक क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में क्लासेस देखिए, ऐड की गई हैं, आप उनमें ही आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगे। 99th क्वेश्चन देखिए, रॉकेट का जो प्रक्षेपण है, द लॉन्च ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, किस नियमों पर आधारित है? पहला है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, या रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जिसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इन तीनों में से कौन या तीनों कौन सा करेक्ट आंसर होगा, चलिए देखते हैं। तो रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम और इसके साथ ही रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोग्राफी का प्रयोग करते हैं। सेकंड है 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो ऊंचाई है 183 × 10⁷ नैनोमीटर में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, अगला है पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम में 10 से 12 ग्राम होते हैं, तो 1 पिकोग्राम 10 से 12 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट देखिए और राइट आंसर चूज करेंगे डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 101st क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बढ़ते हुए क्रम में अर्थात कठोरता बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए नायलॉन, अस्थि, एल्यूमिनियम और स्टील में से। देखिए क्या करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टील, एल्यूमिनियम, बोन और उसके बाद नायलॉन। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में बताना था, ये क्या हो जाएगा, स्टील, फिर एल्यूमिनियम है, अस्थि, फिर उसके बाद नायलॉन है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 102nd क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर अपना आंसर चूज कीजिए और फिर मैं एक एक स्टेटमेंट आपको क्लियर करती हूँ। पहला स्टेटमेंट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। सेकेंड है, ल्यूमर पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री आर तथा वाष्प बिंदु 80 डिग्री रेडियन होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं -40 डिग्री सेल्सियस से एक तापमान है जहां डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की रीडिंग एक समान होती है। फोर्थ है, मानव शरीर का जो तापमान है वो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट में और केल्विन में 310 बताया गया है। तो केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तीनों में आपको बॉडी का टेम्परेचर याद होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे स्टेटमेंट देखेंगे। तो जो चेंज होता है द्रव से गैस में, लिक्विड से गैस में बनना इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहलाता है। गैस से द्रव में बदलना कंडेंसेशन, और ठोस से गैस में इसको बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस में ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। बताइए कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। देखते हैं, यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देखिए, द्रव से गैस बनेगा क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, और गैस से द्रव में बदलना क्या होगा, संघनन कहलाएगा। अब ठोस से गैस में बदलना वो क्या होता है, वो ऊर्ध्वपातन होता है, जबकि गैस से उल्टा ठोस में बनना ये उत्क्रमण हो जाता है, मतलब ये रिवर्स सब्लिमेशन होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है, गैल्वेनिक सेल का उपयोग रासायनिक ऊर्जा अर्थात केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। डेनियल सेल में कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड को क्रमशः कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट में डुबोया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सीसा संचायक सेल का जो उपयोग है वो कम बिजली खपत वाले उपकरणों जैसे घड़ियां, श्रवण यंत्र, इन सब में करते हैं। फोर्थ है, मरकरी बैटरी का उपयोग वाहनों और इन्वर्टर में किया जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, गैल्वेनिक सेल का यूज किस में होगा, जो केमिकल एनर्जी है इसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो डेनियल सेल है इसमें कॉपर होता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में
जिंक को जिंक सल्फेट में डुबोया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सीसा संचायक सेल। इसका उपयोग किस में करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं वाहनों और इन्वर्टर में। जबकि मरकरी बैटरी का उपयोग किस में करते हैं? कम बिजली खपत वाले उपकरण जैसे घड़ी है, श्रवण यंत्र है, इन सब में करते हैं। याद रखिएगा मरकरी बैटरीज के बारे में और लेड स्टोरेज सेल के बारे में ये गलत दिए गए हैं स्टेटमेंट। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट का करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? चूने का पानी, लाइम वाटर, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, ये एक विंडो क्लीनर की तरह काम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज करते हैं साबुन बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो सारे ही करेक्ट हैं, ऑप्शन डी हम चूज करेंगे। ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट देखते चलिए। विज्ञान से जो भी प्रश्न आते हैं, अगर आप इन सबको सॉल्व करते रहते हैं तो इनसे बाहर प्रश्न नहीं होंगे। कोशिश कीजिए जितने भी सेट कराए जा रहे हैं उन सबको रिवाइज करते रहिए। पहला स्टेटमेंट है, पीतल का उपयोग किस में करते हैं? बर्तन बनाने में, सही है। आपने कई बर्तन देखे होंगे जो पीतल के बने होते हैं। नेक्स्ट है, गन धातु का उपयोग किस में करेंगे? गन मेटल यूज होता है गियर बनाने में और तोपे बनाने में, ये भी सही हो जाएगा। ये अगला आ जाता है रोज धातु, गुलाब धातु जिसे बोलते हैं, रोज मेटल, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं जहाज रानी उद्योग में, शिपिंग इंडस्ट्री में। और मुंज धातु, जो मुंज मेटल, इसका उपयोग करते हैं स्वचालित फ्यूज बनाने में। तो क्या ये करेक्ट है? देखिए जो मुंज मेटल है इसका यूज करते हैं, इसका यूज होता है जहाज रानी उद्योग में, और जो ये रोज मेटल है इसका यूज करते हैं स्वचालित फ्यूज बनाने में। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको अभी मिल रहे हैं काफी स्टेटमेंट्स हैं, और इन स्टेटमेंट्स के जरिए से ही आपके कई टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात की जा रही है इसमें स्टेटमेंट, देखिए सॉफ्ट ग्लास के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आज इस क्वेश्चन के जरिए से आपका ये जो ग्लास वाला पॉइंट है जो क्लियर नहीं रहता, कंफ्यूजन रहती है, वो कवर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए मुलायम कांच है, सॉफ्ट ग्लास है, इसका उपयोग किस में करते हैं? कांच, बोतल, खिड़की के शीशे बनाने में, याद रखिएगा सही दिया गया है। कठोर कांच या फिर हार्डनेस, जो हार्डन ग्लास होता है, इसका किस में यूज करेंगे? बीकर, टेस्ट ट्यूब। तो आपने लैब में देखा होगा टेस्ट ट्यूब, बीकर्स यूज होते हैं, या फिर आपने नहीं देखा है तो भी आपके बुक में फिगर दिया होता था, ऐसे करके बीकर होता था, ठीक है। टेस्ट ट्यूब वगैरह दी जाती थी। तो टेस्ट ट्यूब आपने जब हाई स्कूल में होंगे तब इस तरह की ट्यूब टाइप की होती थी जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते थे। तो टेस्ट ट्यूब हो गए, बीकर हो गए, इन सब का यूज किससे होता है? तो जो हार्डन वाला ग्लास होता है वो यूज किया जाता है, कठोर कांच। फिर आती बात फ्लिंट कांच की, इसका प्रयोग किस में करेंगे? तो प्रिज्म, लेंस। तो आपने लेंस भी देखा होगा जब आप अपने कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम पे रहे होंगे, माफ कीजिएगा, तो आपने लेंस भी देखा होगा, प्रिज्म भी देखा होगा, है ना। ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता था, यहाँ से रेस पास की जाती थी, फिर वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती थी, ऐसे ना 7 कलर हमें बनते थे, वो याद होगा विब्रियोर वाला एक्सपेरिमेंट। तो वो प्रिज्म हो गया और लेंस, इनको बनाने में किसका यूज करते हैं? तो फ्लिंट ग्लास का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पायरेक्स ग्लास, इसका यूज किस में करेंगे? तो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। अब लैब के और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बनाने में पायरेक्स कांच का यूज होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। एक तरफ रोग वाहक कीट है, उनकी बीमारी दी गई है, और ये डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, जो विटामिन से रिलेटेड हैं, ये सब सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो घरेलू मक्खी रेड फ्लाई, और रेड फ्ली के बाद सैंड फ्लाई है, सीसी मक्खी है। अब इनमें देखिए डिजीज कौन सी है? कॉलेरा है, टाइफाइड और डायरिया, ब्यूबोनिक प्लेग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और काला आजार। चलिए मैच करते हैं, देखते हैं। घरेलू मक्खी जो हाउस फ्लाई है, आपने देखा होगा कॉमनली डिजीज कौन कौन सी होती है? टाइफाइड है, कॉलेरा है, डायरिया है, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हो रहा है, घरेलू मक्खी इधर उधर बैठती है, उसकी वजह से ये संक्रामक रोग होते हैं। रेड फ्ली का देखते हैं, तो रेड फ्ली का क्या हो जाएगा? इससे ब्यूबोनिक प्लेग होता है, और सैंड फ्लाई से काला आजार, सीसी फ्लाई से, इससे याद रखिएगा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का डी है, 4 का सी है। 109 क्वेश्चन देखिए, अब हमें गलत विकल्प चूज करना है। तो राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी रोग होता है, थायमीन की कमी से किलोसिस होता है, किससे? थायमीन से। नियासिन की कमी से पेलाग्रा दिया गया, और पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया। अब पता है ऐसे क्वेश्चन क्यों गलत हो जाते हैं एग्जाम में? क्योंकि हमें यही नहीं याद होता है कि ये किस विटामिन की बात हो रही है। अब क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे, आपको डायरेक्ट देकर के क्यों पूछेगा जब आपको हर बार ये पता ही है कि विटामिन B1 B2 आप रटे बैठे हो। तो सबसे पहले राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं? B1 को,
थायमीन किसे बोलते हैं? तो याद रखिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पे बेरी बेरी देख के मैंने बताया। तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन B2 को, और थायमीन बोलते हैं विटामिन B1 को। तो B1 से आपने याद किया हुआ बेरी बेरी, तो थायमीन की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होगा? ये होता है यहाँ पर किलोसिस। याद रहेगा, ओंठ वगैरह फटने लगते हैं, ब्लड निकलने लगता है, उसे किलोसिस बोलते हैं। तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब नियासिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर गलत ही पूछा गया था। और भी देख लेते हैं, नियासिन की कमी से पेलाग्रा। तो नियासिन किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं विटामिन B3 को। किसे बोलते हैं? B3 को। तो ये हो गया B3 की कमी से पेलाग्रा दिया गया है, करेक्ट है। और पायरिडॉक्सिन बोलते हैं विटामिन B6 को, और B6 की कमी से एनीमिया होता है, खून में कमी हो जाती है। ये भी करेक्ट दिया गया। तो थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट है, और हमसे पूछा गया गलत कौन सा है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 110th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, E.H. स्टर्लिंग डिस्कवर्ड हार्मोन इन 1905, रॉगस जॉन्स मुल्डर डिस्कवर्ड प्रोटीन इन 1837, और इसमें है फिर काजिमिर फंक डिस्कवर्ड विटामिन इन 1912। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो E.H. स्टर्लिंग या स्टर्लिंग से याद रखेंगे तो हार्मोन की खोज की थी इन्होंने 1905 में, और मुल्डर को याद रखेंगे, इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी 1837 में, और 1912 में विटामिन की खोज फंक ने की थी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं कोर्स को अपने, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट करके कोर्स पा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो समय मिला है ROE एग्जाम के लिए, या UP PCS की भी तैयारी आप अभी से शुरू कीजिए। ठीक ठाक समय दिया गया प्रीलिम्स और मेंस के लिए, कंप्लीट तैयारी कीजिए। प्री प्लस मेंस की एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हैं उन पर कॉन्टेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कॉल करके भी जानकारी मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।